हेलो एवरीवन, साइटेक पाथ के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। वक्त के साथ हमारा साइंस इस तेज़ी से डेवलप हो चुका है कि आज हर महीने न्यू इन्वेंशंस एक आम सी बात हो चुकी है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स रेगुलरली न्यू प्लेसेस एंड थिंग्स डिस्कवर करते रहते हैं क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी में अब भी बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है। बहुत सी चीज़ें जो हमें मिली है उसका ओरिजिन बनाने का मकसद साइंटिस्ट कई दशकों से बता नहीं पाए हैं और उनकी जनरेटेड थियोरीज भी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। आज हम देखेंगे ऐसी 8 डिस्कवरीज जो साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नंबर 8, रोमन डोडिकाहीड्रन्स। ये कॉपर अलॉय या स्टोन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसके 12 फेसेस है, इसलिए इसे डोडिकाहीड्रन कहा जाता है। इसके 12 फेसेस पेंटागन शेप के हैं और इन पेंटागन में होल है जिसके डायमीटर्स डिफरेंट है। ये डोडिकाहीड्रन्स बस 4 से 10 सेंटीमीटर बड़े हैं। इसे सबसे पहले 1739 में पाया गया था। उसके बाद तकरीबन 100 ऐसे डोडिकाहीड्रन पाए गए। कहा जाता है कि ये बहुत पुराने हैं, तकरीबन 2री और 4थी सेंचुरी एडी के हैं। इसकी स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं मिले। ये डोडिकाहीड्रन वेल्स, हंगेरी, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस में भी मिले हैं। ये रोमन मिलिट्री कैंप्स, पब्लिक बाथ्स और टेम्पल्स में भी पाए गए हैं। एक वुमेन की कब्रगाह में भी मिले हैं। इनके बनाने की वजह को लेके बहुत सी थियोरी दी गई, जैसे किसी ने कहा कि ये फ्लावर होल्डर या कैंडल होल्डर जैसा कुछ है, बच्चों का खिलौना है, फ्यूचर बताने वाला डिवाइस है और चावल के दानों का मेजरमेंट करने वाला डिवाइस। बट आर्कियोलॉजिस्ट को कोई स्ट्रॉन्ग रिटन एंड पेंटिंग एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर ये है क्या। नंबर 7, लॉन्गयू केव्स। जून 1992 को कुछ फार्मर्स ने 3 छोटे तालाबों का पानी अपने विलेज में ट्रांसफ़र किया। तब उन्हें इन गुफाओं के बारे में पता चला। ये तकरीबन 30,000 स्क्वायर मीटर्स हाथों से खोदी हुई गुफाएं हैं। इन गुफाओं को श्योनान हाई स्टोन चेम्बर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 24 मैन मेड गुफाओं का ग्रुप है जो क्यू रिवर के पास फेंगवांग हिल, लॉन्गयू काउंटी, चाइना में मौजूद है। इनकी लेंथ कई 100 फीट और हाइट 65 फीट तक है। इन गुफाओं का कंस्ट्रक्शन रॉक कार्विंग करके किया गया है। साइंटिस्ट को सबसे चौंकाने वाली बात यह लगी कि ये तालाब के पानी से भरी होने के बावजूद इन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन जगहों में आता है जहां आए दिन भूकंप आते रहते हैं, पर यहाँ की कुछ दीवारें सिर्फ 50 सेंटीमीटर मोटी है, पर उन्हें अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये केव्स के फ्लोर पे क्ले पॉट्स रिकवर किए हैं जो वेस्टर्न हान डायनेस्टी के समय के हैं, जो 2006 BC से 23 AD के बीच में थी। इसका मतलब कि ये केव्स 2000 साल पुराने हैं। बट क्वेश्चन ये है कि इन्हें बनाया क्यों गया था और इसे किसने बनाया। ये गुफाएं इतिहास में सबसे बड़ी एंशिएंट एक्सकवेशन प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। इनके ओरिजिन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, इससे ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। नंबर 6, द वाव सिग्नल। एस्ट्रोनॉमर जेरी आर हेमन, जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी रेडियो ऑब्जर्वेटरी के द साइंटिफिक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस में वॉलंटियर थे, उनका काम था डेटा एनालाइज करना। 15 अगस्त 1977 को जब उन्होंने कुछ दिन पुराना डेटा एनालाइज किया, तब उन्हें एक सिग्नल इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के सीरीज ऑफ वैल्यूज मिले जिन्होंने उन्हें चौंका दिया। ये सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप पे रिसीव किया गया था। जेरी आर हेमन इससे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सिग्नल के बाजू में वाव लिख दिया, जिससे ये आज जानी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन, जिसे हम हिंदी में धनु नक्षत्र कहते हैं, वहाँ से आई थी। इसने एलियन लाइफ होने के दावे पे एक और स्टेप जोड़ दी। सबने अपने हाइपोथेसिस दिए, लेकिन किसी को वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। 2017 में भी लोगों ने अपनी थियोरी दी कि ये 2 धूमकेतु के हाइड्रोजन क्लाउड से जनरेट हुई हो, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। 2012 में तकरीबन 10,000 ट्वीट्स विद हैशटैग चेजिंग UFOs और सेलिब्रिटीज़ के कुछ मैसेजेस की डिजिटल बीम एक बहुत पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर के इस्तेमाल से स्पेस में भी भेजी गई ताकि फ्यूचर में कभी उस पर भी रिस्पॉन्स आ सके। नंबर 5, द डोगू फिगर्स। डोगू फिगर्स छोटे ह्यूमन लाइक एनिमल्स की क्ले मूर्तियाँ हैं जो जापान प्री हिस्टोरिक जोमोन पीरियड में बनी हैं। जोमोन पीरियड 14,000 BC से 400 BC तक चला, जिसकी एंडिंग पीरियड में ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
डोगु मूर्तियाँ पूरे जापान में मिली, जिसमें से टोहोकू रीजन में इसकी सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई गई है। इसमें बहुत टाइप की मूर्तियाँ हैं, जैसे कि हार्ट शेप्ड, आउल शेप्ड, गॉगल आई शेप्ड, और बहुत सी मूर्तियाँ हैं जिनके लार्ज एब्डोमेन है जो प्रेग्नेंट वुमेन से एसोसिएटेड है। साइंटिस्ट का कहना है कि इन्हें मैजिक जैसे रिचुअल्स में यूज़ किया जाता था, जैसे बीमारी में, मिसफॉर्चून्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, क्या ये किसी से फैमिलियर लगता है? एक स्पेशलिटी जो इन मूर्तियों को मिस्टीरियस बनाती है वो ये है कि साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट आज तक कोई वैलिड थियरी सजेस्ट नहीं कर पाए कि इन्हें बनाया क्यों गया था। इन एलियन रिसर्चर्स की अटेंशन स्पेशली गॉगल लगाई मूर्तियों की तरफ गई, क्योंकि उस वक्त की ह्यूमन बींग्स की इमेजिनेशन हमारी इमेजिनेशन की तरह कैसे हो सकती है। आज जो एलिजिड आई विटनेसेस हैं, जो एलियंस को डिस्क्राइब करते हैं, अगर वो ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं तो उनकी इमेजिनेशन उस समय इन मूर्तिकारों की इमेजिनेशन से कैसे मिल सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। ये एक जीनियस माइंड का और दुनिया के सबसे पुराने एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ये एक हाथ से चलने वाला मॉडल है जो प्लैनेट्स एंड एक्लिप्स के बारे में 10 साल पहले ही बता सकता है। इसे ग्रीक सभ्यता के समय तकरीबन 187 से 200 BC के बीच बनाया गया होगा। इसे 1st सेंचुरी BC में तबाह हो चुके जहाज के बचे अवशेषों से एक वुडन बॉक्स के अंदर डिस्कवर किया गया। इसे 1901 में डिस्कवर किया गया था ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा में। इसमें इजिप्शियन मंथ्स के ग्रीक डायल्स हैं, ज़ोडिएक डायल्स भी है जिससे हम कॉन्स्टेलेशन की पोजीशंस देख सकते हैं। इसमें एक मेटोनिक कैलेंडर भी था जिससे मून की 19 ईयर बाद की पोजीशन भी प्रिडिक्ट की जा सकती है। यह सन मून के एक्लिप्स साइकिल को भी 8.8 ईयर के साइकिल में प्रिडिक्ट कर सकता था, और साथ में उस समय बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन क्या रहेगी ये भी बता सकता था। इससे ये भी पता चल सकता था कि प्लैनेट सबसे क्लोज और दूर कब रहते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स अब भी मिसिंग हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक नहीं पता चल पाया कि इसे किसने बनाया था और एक्यूरेटली कहाँ बनाया गया था। लेकिन ये लेवल की मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी आज भी सबको शॉक कर देती है। नंबर 3, वोइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक 600 ईयर्स ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसे हम हस्तलिपि कहते हैं, जिसे आज तक नहीं समझा जा सका है, जिसे 15th या 16th सेंचुरी में बनाए जाने का दावा किया जाता है। इसे एक एंटीक बुक सेलर विल्फ्रेड वोइनिच के नाम पे रखा गया, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। 1969 से इसे येल यूनिवर्सिटी के बेनेक रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखा गया है। रिसर्च में पता चला कि इसे सेंट्रल यूरोप में कहीं बनाया गया है। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में टोटल 246 पेजेस हैं, जिसमें 6 सेक्शन हैं: बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है। इसमें 113 प्लांट्स के कलरफुल ड्राइंग्स हैं। फार्मा सेक्शन में भी बहुत सी प्लांट की ड्राइंग है जो अर्थ पे मौजूद ही नहीं है। इसमें ज़ोडिएक साइन के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में 12 पेजेस हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इसे जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वैसी कोई लैंग्वेज को ना पहले कभी डॉक्यूमेंट किया गया है, ना इसे कोई लिखता या बोलता है। इसे बड़े साइंटिस्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के डिकोडर्स, बड़े हिस्टोरियंस और इवन इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट भी सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे एक्चुअली किसने बनाया और ये कौन सी लैंग्वेज में है, इसे डिकोड करने में वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। शायद फ्यूचर में हम इसे कम्प्लीटली डिकोड कर ले। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन हैव अ लुक। नंबर 2, कुफू शिप। ये एक वुडन शिप है जो एक एंशिएंट फ़ैरो कुफू के फ्यूनरल पिरामिड के अंदर पाया गया है। फ़ैरोज़ एंशिएंट इजिप्शियन रूलर्स ऑफ स्टेट को कहा जाता है। इसकी लेंथ तकरीबन 144 फीट है। इसे आर्कियोलॉजिस्ट कमाल अल मलक ने 26 मई 1954 को डिस्कवर किया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिप है जो आज भी इंटैक्ट है। ये शिप डिसअसेंबल्ड थी। इसे एक्सपर्ट्स को पूरी तरह शुरुआत से असेंबल करना पड़ा। ये शिप 4600 साल पुरानी है और वो कंडीशन में है कि आज भी इसे यूज़ किया जा सकता है। ये शिप फ़ैरो कुफू के पिरामिड के अंदर क्यों पाई गई, ये मिस्ट्री है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शिप इसलिए यहाँ रखी गई थी क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद यही शिप उनके फ़ैरो को सन गॉड रा के साथ स्वर्ग ले जाएगी। लेकिन इसका यहाँ मिलना एक अनसॉल्व पजल ही है। अगर आपको पसंद है जो हम कर रहे हैं, प्लीज़ टेक 10 seconds टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नाउ नंबर 1, नाज़का लाइन्स। ये एक बहुत बड़ी जियोग्लिफ्स है जिसका मतलब है लार्ज डिज़ाइंस, जो स्टोन ग्रेवल से बनी होती है, ज़मीन की डिगिंग करके बनाई जाती है। ये डिज़ाइंस को नाज़का डेजर्ट में पाया गया था जो सदर्न पेरू में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नाज़का कल्चर 100 BC में शुरू हुआ और 1 AD टू 700 AD तक फ्लरिश हुआ। ये कम से कम 50 स्क्वायर किलोमीटर्स में बनी हुई है।
ये लाइंस तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर डीप है, जो रेडिश ब्राउन कलर के आयरन ऑक्साइड कोटेड पेबल्स को रिमूव करके बनाया गया है। ऐसी कम से कम 80 से 100 फिगर्स मिले हैं। कुछ ड्राइंग 1600 फीट ऊपर से ही अच्छे से देखी जा सकती है। मोर देन 70 फिगर्स एनिमल्स के हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड के, स्पाइडर, फिश, मंकी, लिजर्ड, डॉग, कैट और इवन ह्यूमंस के। लेकिन इतनी बड़ी डिज़ाइंस बनाई क्यों गई, इस पे साइंटिस्ट ने थियरीज दी कि इन्हें नाज़का पीपल ने देवताओं को ऊपर से दिखाने के लिए बनाया होगा। सेकेंड थियरी ऐसी दी गई कि ये एस्ट्रोनॉमिकल साइटिंग्स के बेस पे लाइनिंग्स बनाई गई है। इन्हें इतनी एक्यूरेसी से बनाया गया है कि इसे बस ऊपर आसमान की ऊंचाइयों से ही देख के समझा जा सकता है। लेकिन अब तक एक्चुअल स्ट्रॉन्ग रीज़न विद एविडेंस इनके क्रिएशन का कोई नहीं बता पाया है। ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साइटेक पाथ की नेक्स्ट एपिसोड में, सो स्टे ट्यून्ड।